गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आपके इसमें चैप्टर था जिसमें कार्ल मार्क्स, आपके दुर्खीम और मैकाइवर एवं पेज और बहुत सारे राइटर्स थे जो समाजशास्त्री थे और उनके बारे में हमने पढ़ा भी था। तो आप लोगों का रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका था, आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। लेकिन उससे उन राइटर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए आज हम उन्हीं में से एक राइटर्स की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन से नोट करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स, देखिए इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आपकी 14 मार्च 1883 को। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो था जर्मनी में हुआ था। ठीक है। इसके बाद में मार्क्स के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? हीगल, प्योरोबैंक तथा एडम स्मिथ एवं रिकार्डो का रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जिनको आपको याद रखना है। तो इनके जीवन में किसका सर्वाधिक प्रभाव रहा था? आपका हीगल, प्योरोबैंक, एडम स्मिथ एवं रिकार्डो का रहा था। फिर मार्क्स जो थे वो धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और नैतिक सिद्धांतों में आस्था रखने वाले एक महान चिंतक थे। उन्हें किसी विषय सीमा के अंतर्गत रखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने धर्म को राजनीतिक धोखाधड़ी, जालसाजी और पूंजीपतियों द्वारा शोषण का हथियार बताया था। उन्होंने कहा था कि धर्म को अफीम की संज्ञा दी थी। तो इसको याद रखिएगा कि भाई धर्म को अफीम की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी? आपने कार्ल मार्क्स ने दी थी। ओके, जिसे समय समय पर पूंजीपतियों द्वारा गरीबों को दिया जाता था ताकि वे उनके खिलाफ आवाज़ न उठाएं और क्रांति ना करें। मार्क्स मानव स्वतंत्रता के पुरजोर समर्थक थे। उनकी सोच समझ का समस्त जो आधार था वो मानवीय विवेक और तर्कशीलता रहा था। ऐसा कहा जाता है कि मार्क्स जो हैं स्वयं समाजशास्त्री नहीं थे, किंतु उनके विचारों में अवश्य समाजशास्त्री निहित था। उन पर हीगल की द्वंद्वात्मक चिंतन प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसे ग्रहण भी किया। तो यहाँ पर था कि हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के स्थान पर मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद खड़ा किया था। तो इसको आपको याद रखना है कि हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के स्थान पे किया था। किसके स्थान पे किया था बच्चों? हीगल के। तो हीगल के, ये आपको पूरा अपना याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के स्थान पर इन्होंने अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद खड़ा किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। उसके बाद कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सिद्धांत आपको याद रखने हैं कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत इन्होंने मार्क्स ने 3 तरीके के सिद्धांत दिए थे। सबसे पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा आपका वर्ग संघर्ष। ठीक है, अब इसमें ये तीनों को आपको नोट करना है। स्त्रीकरण का सिद्धांत, ये है आपका स्त्रीकरण का सिद्धांत जो था, इसके अंतर्गत मार्क्स ने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात की है स्त्रीकरण के सिद्धांत में। अब ऐसे में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई किस सिद्धांत में मार्क्स ने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात की है? तो किस सिद्धांत में की है? स्त्रीकरण के सिद्धांत में की है। ठीक है, इसको याद रखिए। दूसरा है आपका अलगाव का सिद्धांत। अलगाव का सिद्धांत क्या होता है? अलगाव के सिद्धांत। फिर थर्ड है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है? कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद और प्यूरोबैंक के भौतिकवाद को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया जिसको कहा गया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत मार्क्स ने अपनी पुस्तक, इस पुस्तक के नाम को आपको नोट करना है बच्चों। ठीक है, क्या है? आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैरेटिक और पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये पुस्तक जो थी, इस पुस्तक में इन्होंने ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकता का सिद्धांत था इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया था। अच्छा, अब हीगल ने क्या कहा था? हीगल ने दर्शन शास्त्र में अपने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की व्याख्या करते हुए कहा, जो हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद था उसमें हीगल ने कहा कि संपूर्ण जगत एक निरपेक्ष विचार की उपज या फिर प्रतिछाया है।
जब विचारों में परिवर्तन आता है तब संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है। हीगल का कहने का तात्पर्य था कि जो हमारा जगत है, यानी कि जो हमारा संसार है, वो एक निरपेक्ष विचार की उपज है। मान लीजिए अगर हमारा जो संसार परिवार है, वो मतलब हमारा जो पर्यावरण है, जो जगत है, वो विचार की ही उपज है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के मन में विचार आते हैं, जो विचारों में परिवर्तन आता है, तो जब विचारों में परिवर्तन आता है तो मनुष्य के अंदर भी परिवर्तन आता है, और जब मनुष्य के अंदर परिवर्तन आएगा तो संपूर्ण समाज में परिवर्तन आएगा, है ना। तो इन्हीं विचारों में परिवर्तन द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है। हीगल के अनुसार प्रत्येक वाद में उसका प्रतिवाद छिपा होता है। वाद मतलब मान लीजिए कोई ऐसा हमारे समाज में टॉपिक है जिसको लेकर वाद विवाद हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दहेज प्रथा, ठीक है, इसको लेकर वाद विवाद होता है। कुछ लोग जो है दहेज प्रथा को बहुत अच्छा मानते हैं कि भाई लड़की है उसको कुछ दे देते हैं तो उसमें क्या गलत है ना, और लड़कियों का भी हक होता है। कुछ जो है इसको गलत भी मानते हैं। तो इस तरीके के ऐसे ही कुछ प्रेम विवाह, कुछ अरेंज मैरिज, और इस तरीके से बाल विवाह, और ऐसे बहुत सारे बात हमारे समाज में वाद विवाद होते रहते हैं। तो जब ये वाद विवाद होते हैं, यानी कि जो पूरी पुरानी आपकी परंपराएं, जो रूढ़ियाँ हैं, ठीक है, जो एक तरीके से कहते हैं अंधविश्वास टाइप का है, तो अगर उसके पीछे वाद विवाद हो रहा है तो उसमें लोगों के मन में, अगर मान लीजिए लड़कियां हैं, अब एक मान के चलते हैं कि पहले के टाइम पे क्या था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था या उनकी शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे लोगों के मन में विचार आए कि नहीं ये गलत है, लोगों ने अपनी चीज़ों को जो है, अपनी बातों को बताना शुरू किया, तो लोगों के विचारों में परिवर्तन आए, ठीक है। तो जब परिवर्तन आए, तो जब लोगों के विचार में परिवर्तन आए तो समाज में परिवर्तन आए, और आज में और पहले के समाज में काफ़ी डिफरेंट भी है। तो हीगल के अनुसार प्रत्येक बात में जो होता है उसका प्रतिवाद छिपा हुआ होता है। कुछ दिनों में वही निकल कर ऊपर आ जाता है, और दोनों में तर्क और वितर्क होता है। तो एक नया विचार निकाल कर आता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे संवाद कहते हैं। फिर प्यूरो बैंक ने क्या कहा, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि विचारों की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती है। इसको याद रखिएगा कि भाई ये लाइन किसने की है, कि विचारों की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। शरीर भौतिक पदार्थों का संकलन है, इसलिए मस्तिष्क भी पदार्थ है। ये सारी प्यूरो बैंक ने कहा है, और किसमें कहा है, अपने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का खंडन करते हुए अपने विचार उन्होंने प्रकट किए। तो इसलिए भौतिक पदार्थ अनिवार्य होते हैं, ना कि विचार। प्यूरो बैंक के अनुसार भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। यही प्यूरो बैंक का भौतिकवाद है। अब यहाँ पे याद ये रखना है कि प्यूरो बैंक ने किस पे ज़्यादा जोर दिया है, भौतिक पदार्थ पे दिया है, ठीक है, और हीगल ने किस पे दिया है, विचार पे किया है, कि विचार से ही परिवर्तन आता है। और प्यूरो बैंक कहते हैं कि भाई भौतिक पदार्थ से ही परिवर्तन आता है, क्योंकि भौतिक पदार्थ से ही जो है विचार का उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो मार्क्स का क्या कहना था, मार्क्स ने क्या किया, सर्वप्रथम तो हीगल का खंडन करा उन्होंने, और कहा कि हीगल के अनुसार संपूर्ण जगत मनुष्य के विचारों की उत्पत्ति है, अर्थात ये मनुष्यों को मस्तिष्क यानी कि विचारों के बल खड़ा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में मार्क्स ने कहा, क्या कहा मार्क्स ने, कि विचारों की उपज के लिए मानव का शारीरिक अस्तित्व आवश्यक है, तथा शारीरिक अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी भौतिक वस्तुएं आवश्यक हैं। मार्क्स का कहना था कि अगर विचारों की उपज तो तब होगी ना जब इंसान का जो है शरीर सही होगा। शरीर सही होगा तभी तो वह इतनी सोच विचार कर पाएगा। तो उसके लिए वही सही सोचने विचारने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत पड़ेगी, जाने की जो उसकी भौतिक वस्तुएँ हैं उसकी उसको आवश्यकता होगी। तो मार्क्स कहते हैं ठीक उसी प्रकार समाज की दो मूलभूत संरचना होती हैं, ठीक है। तो आपकी समाज की दो मूलभूत संरचना कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले इस पॉइंट को याद रखना है आप लोगों को कि ठीक समाज की दो मूलभूत संरचना किसने दी हैं, कार्ल मार्क्स ने दी हैं। तो कौन सी है, सबसे पहली है अधोसंरचना और दूसरी है अधिसंरचना। अधोसंरचना क्या है, अधोसंरचना ये नींव का कार्य करती है। इसके अंतर्गत आर्थिक संरचना एवं भौतिक संरचना होती है। अधिसंरचना क्या है, ये अधोसंरचना पर आश्रित होती है, यानी कि निर्भर होती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, मनोरंजनात्मक और कानूनी, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि संरचनाएं आती हैं। अब आपकी आर्थिक संरचना ही सभी संरचनाओं को निर्धारित करती है। यही मार्क्स का भौतिकवाद है, और यही मार्क्स ने किसका, हीगल का जो है बात का खंडन करते हुए कहा था। मार्क्स का कहना था कि जब आर्थिक संरचना में परिवर्तन आएगा
तो संपूर्ण ऊपरी संरचना में परिवर्तन आ जाएगा और संपूर्ण समाज परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब जब इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उसका शारीरिक अच्छा होगा, तो विचार अच्छे आएंगे, और जब तभी विचार अच्छे आएंगे तभी संरचना में परिवर्तन आएगा। तो मेन पॉइंट उसका क्या था, भौतिक बात के ऊपर था। तो संपूर्ण समाज परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए समाज में परिवर्तन का मुख्य आधार आर्थिक अवस्था है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या रहा, हीगल ने किस पे दिया, हीगल ने कहा कि भाई विचार इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। प्योरोबैंक ने किसने कहा, उसने कहा कि भौतिक जो है वो होना चाहिए अभौतिक पे, और इसने क्या कहा, इसने कहा कि आर्थिक अवस्था, इन्होंने आर्थिक अवस्था को महत्वपूर्ण बताया। उसके बाद में द्वंद्ववाद के कुछ नियम बताए, क्या थे, मार्क्स के अनुसार द्वंद्ववाद के 3 नियमों के माध्यम में परिवर्तन आता है। सबसे पहला है आपका विरोधियों में परस्पर एकता और संघर्ष का नियम। मार्क्सवाद के अनुसार प्रत्येक आर्थिक अवस्था में 2 वर्ग होते हैं, मालिक वर्ग और आपका कामबार वर्ग, यानी कि जो भाई काम करा रहा है वह मालिक है, जो काम कर रहा है वह कामबार वर्ग है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, किंतु जब दोनों के विरोधी हित आपस में टकराते हैं तो संघर्ष विद्यमान हो जाता है, और यही संघर्ष परिवर्तन का मुख्य आधार होता है। इसलिए द्वंद्ववाद का पहला नियम दुनिया के प्रत्येक समाज की आर्थिक अवस्था पर कार्य करता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है आपका मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। ये क्या है, दुनिया के प्रत्येक आर्थिक संरचना में पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है, परंतु जब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है और संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का बदलाव हो जाता है। और सबसे लास्ट नियम है आपका निषेध का नियम। ये नियम मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं, लेकिन ये डिटेल से इसमें भी अच्छे हैं, तो इसमें कुछ अलग है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। तो निषेध के नियम में प्रत्येक समाज की आर्थिक अवस्था में कुछ ऐसे तत्व छिपे होते हैं जो उनके विनाश का कारण बनते हैं और उसे नई वस्तु के रूप में भी तब्दील कर देते हैं। अब यहाँ पर निषेध का मतलब क्या है, निषेध का मतलब है कि किसी पुरानी वस्तु का अंदर छिपी विशेषताओं के कारण नई वस्तु के रूप में तब्दील हो जाना, जैसे गेहूं के बीज का पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाना। ठीक इसी प्रकार पूंजीवादी समाज में भी उसके विनाश के तत्व निहित होते हैं, जैसे यातायात और आपके संचार के साधन। तो द्वंद्ववाद अपने 3 नियमों के माध्यम से किसी भी समाज की आर्थिक व्यवस्था पर कार्य करता है। संपूर्ण आर्थिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है क्योंकि आर्थिक अवस्था संपूर्ण समाज के नींव का कार्य करती है, और जब नींव में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण ऊपरी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात संपूर्ण समाज परिवर्तित हो जाता है। यही मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे विचार समाजशास्त्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको आप लोग नोट करेंगे, और इस चैप्टर के जो मैंने आपको रिवीजन में क्वेश्चंस आंसर कराए हैं और जो पहले चैप्टर में क्वेश्चन कराए हैं, तो दोनों ही क्वेश्चंस को आप लोग याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट सारे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।